Namaste students, I am Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapith Women's University. Today I am going to discuss about the topic batch culture in modeling and simulation technology. पहले हम डिस्कस करते हैं बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी. क्या होती है बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी? बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल सेल से आइसोलेट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एंजाइम्स. इन सब से हम क्या करते हैं, कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स निकालते हैं. ठीक है. और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर 3 स्टेप होती है. पहली होती है अपस्ट्रीम, दूसरी फर्मेंटेशन और थर्ड होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है सबसेट, फिर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और थर्ड चीज़ होती है प्रोडक्ट. ठीक है. सबसेट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर पहली जो चीज़ है वो है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? जब कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है. लेकिन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से पहले हम क्या करते हैं, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले की जो स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. जैसे डिजाइनिंग ऑफ टैंक्स. डिजाइन, हमें कौन सा टैंक यूज करना है उसको डिजाइन करना है, हमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करना है वो डिजाइन करना है, हमें कौन से बैक्टीरियल कल्चर यूज करना है वो डिजाइन करना है. तो ये सारी डिजाइनिंग कहलाती है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इसके अलावा कुछ प्रिपरेशन भी होती है, जैसे ये जो टैंक्स होते हैं इनकी स्टेरिलाइजेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर इनोकुलेशन यूज करना. ये सारी टेक्नोलॉजी अपस्ट्रीम टेक्नोलॉजी के अंदर. फर्मेंटेशन क्या होता है? Fermentation is the process by which microorganisms use the carbohydrate or any other source to make some desired products. ये होती है हमारी मेन प्रोसेस. ठीक है. जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं. अब होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. अब प्रोडक्ट हमने फर्मेंटेशन से बना लिया है. अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है. ठीक है. जिनके अंदर हमारे बैक्टीरियल सेल्स भी होते हैं. ठीक है. और कुछ अनडिजायर्ड कंपाउंड्स होते हैं. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में उन अनडिजायर्ड कंपाउंड्स को, अनडिजायर्ड माइक्रोब्स को हम रिमूव करते हैं और इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो मेन फंडा ये है कि एक हम पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए एक सबस्ट्रेट देते हैं. सबस्ट्रेट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट करते हैं और उसके बाद में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद में हमें प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है. और लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो होती है इंडस्ट्रियल लेवल में. लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोसेस होती है उसको करने के लिए हमें पहले इसको लेबोरेटरी लेवल पे भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें आइडिया लेना ज़रूरी है कि कितना सबसेट यूज होगा, कितना माइक्रोब्स यूज होंगे और कितना टाइम इसमें यूटिलाइज होगा, ताकि हम डिजायर्ड टाइम पर हमारे प्रोडक्ट्स निकाल सकें. अब हम बात करते हैं बैच कल्चर की. बैच कल्चर क्या होता है? तो बैच कल्टीवेशन इज द क्लोज सिस्टम. इसके अंदर एक क्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर एक बाउंड्री होती है और इसका सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं होता. सराउंडिंग से ना तो मटेरियल ले सकते हैं ना कुछ और. जो सराउंडिंग है इसका, सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं होता. एरोबिक कल्टीवेशन नहीं होता है इसके अंदर. एयर ट्रांसफर नहीं हो पाता है. और बैच कल्चर के अंदर हम सबसे पहले जो प्रोसेस है बैच कल्चर की, उसके अंदर सबसे पहले हम मीडिया डालते हैं. ठीक है. जो मीडिया हमें बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफाई होता है. ठीक है. उसके बाद में उस मीडिया को स्टेराइल करते हैं.
क्योंकि अगर स्टेराइल नहीं करेंगे तो उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन होता है, कुछ अदर माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। अगर वो माइक्रोब्स होंगे तो फिर वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसलिए हम पहले जो मीडिया होता है उसको स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करने के बाद में हम अपना जो बैक्टीरिया है उसको इनोकुलेट करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो बैक्टीरिया है उसको हम इनोकुलेट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं इनोकुलम। ठीक है। अब जब हमने इनोकुलम डाल दिया है उसके बाद में हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं और जो टैंक होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिसके लिए हम वेट करते हैं, और जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस ओवर हो जाती है तो हम अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं, अपना प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर लेते हैं। और बैच कल्चर जो टेक्निक होती है वो सबसे सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, और मेनली ये स्कूल एक्सपेरिमेंट के अंदर भी परफॉर्म की जाती है, स्कूल कॉलेजेस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम वाइन बनाते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं, उसमें शुगर डालते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं एप्पल, ग्रेप्स, और उसमें शुगर डाल देते हैं, और उसके बाद में हम इनोकुलम डालते हैं, सैक्रोमाइजेस सर्विस जिसको हम बेकिंग ईस्ट कहते हैं, और उसको क्लोज कर देते हैं सिस्टम को क्लोज करने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन के बाद में है जो वाइन होती है वो प्रिपेयर हो जाती है, और इसको हम फिल्टर करके यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है बैच कल्चर का। बैच कल्चर के अंदर कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एक एग्जांपल ये है कि जो प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, उसके प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अलावा सेकेंडरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन। ठीक है। ये बैक्टीरिया सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के रूप में यूज कर रहा है। हम कई प्रोसेस में ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे डिजायर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें वेट करते हैं कि ये डिजायर प्रोडक्ट कौन सी स्टेज के अंदर हमारे लैब में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब जो असेसमेंट ऑफ ग्रोथ है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ होती है उसकी क्या, क्योंकि जब हम इनोकुलेशन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस में चला जाता है। अगर हम टाइम का लिमिट का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो जो जो मीडिया है, जो हमारा इनोकुलम है, वो डेथ फेज के अंदर चला जाएगा। अगर वो डेथ फेज के अंदर चला जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। इसलिए जो असेसमेंट ऑफ ग्रोथ है ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इनमें से किसी भी स्टेप के अंदर बन सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है लैग फेज, सेकेंड एक्सीलरेटेड ग्रोथ फेज, थर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, नेक्स्ट डिसेलरेटेड ग्रोथ फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। फर्स्ट है, हम बात करते हैं लैग फेज की। लैग फेज वो फेज होता है जब हम इनोकुलेशन जस्ट इनोकुलेट करते हैं, जब मीडिया के अंदर हम हमारा इनोकुलेशन जस्ट इनोकुलेट करते हैं, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होती है वो जीरो होती है। ठीक है। और बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर किसी भी टाइप की सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल नंबर नहीं बढ़ता है। और ये वो फेज होता है जब बैक्टीरिया अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रीन के अंदर हमने इंडिकेशन दे रखा है, ये लैग फेज है, ए के अंदर ये लैग फेज है। ठीक है। नेक्स्ट फेज है एक्सीलरेटेड ग्रोथ फेज। जब लैग फेज कंप्लीट हो जाता है तब एक्सीलरेटेड ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है, जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करती है। जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपने आप को प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करते हैं, और प्रोलिफरेट करके वो अपने नंबर्स इंक्रीज करते हैं। तो ये जो फेज है बी वो एक्सीलरेटेड ग्रोथ फेज होता है, और सी जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज होता है। इस फेज के अंदर सेल का जो नंबर होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 सेल्स कन्वर्ट होती है, और इसी तरीके से सेल डिवाइड होती जाती है। जितनी सेल्स होती है वो आपस में डिवाइड होती जाती है, और जो इन हमने सबस्ट्रेट डाला है उसको यूज करती जाती है।
ठीक है। जिस अकॉर्डिंग सबसेट होगा वो उसको बहुत ज़्यादा यूज करती है और अपने नंबर्स होते हैं उसमें इंक्रीज करती है। और इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस ग्रोथ होती है, क्योंकि इसके अंदर सिंपली 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, तो ये बैलेंस ग्रोथ होती है। ठीक है। और मीडिया जो होता है इसके अंदर सफिशिएंट होता है। अब मीडिया यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी डिवीजन होता है वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है। ठीक है। डिक्रीज ग्रोथ फेज के अंदर जो सेल का जो नंबर होता है वो उस अकॉर्डिंग उतना नहीं बढ़ता है जितना एक्सपोनेंशियल फेज में बढ़ता है। यहाँ पे उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। अब स्टेशनरी फेज, डिसेलेरेटेड फेज के बाद में आता है स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर मीडिया जो होता है वो और कम होने लग जाता है। ठीक है। यहाँ मीडिया जब कम होने लग जाता है तो कुछ सेल्स होती है वो डिवाइड करती है और कुछ सेल्स होती है वो डेथ फेज में चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बैलेंस रहता है सेल डिवीजन के बीच में और डेथ के बीच में। सेल का डिवीजन के बीच में और सेल के डेथ के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहता है, दोनों इक्वल रहती है, दोनों का जो लेवल है वो बराबर होता है। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडिंग एंड नंबर ऑफ सेल विच आर डाइंग इज इक्वल। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ई के अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन, ये सिंपल, ये न्यूट्रल लाइन मिल रही है हमें। ठीक है। अब है डेथ फेज। डेथ फेज क्या होता है? ये वो फेज है जब मीडिया जो इनोकुलम जो टैंक होता है उस टैंक के अंदर मीडिया कम होने जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद में सेल्स होती है वो डेथ फेज में चली जाती है और धीरे 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 मीडिया और कम होता जाता है और वो सारी सेल्स मर जाती है। उसको हम कहते हैं डेथ फेज। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो दिख रहा है ग्राफ में वो है डेथ फेज। तो हम जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो इस डेथ फेज से पहले पहले हमें निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो डेथ फेज के अंदर भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले एनालिसिस करते हैं कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो कौन से फेज के अंदर हमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेज कल्चर। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल होता है। ठीक है। इसके अंदर हम एक इनोकुलम लेते हैं, एक सबसेट लेते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं और फर्मेंट कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। इसके अंदर एनवायरनमेंट से जो फैक्टर्स होते हैं उनका कोई खास रोल नहीं होता है। और ठीक है। और जो टैंक्स होते हैं वो भी सिंपल टैंक्स इसमें यूज होते हैं। और ये इसके अंदर जो बैचेज बनते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इजीली हैंडलेबल होते हैं। ठीक है। ये इसके अंदर कुछ डिजायर्ड एडवांटेज होते हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम बात करेंगे बैच कल्चर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में।